नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी पुरानी है। राज्य है बिहार, जगह है पटना रेलवे स्टेशन यानी पटना जंक्शन। तारीख थी 13 फरवरी 2023। देर रात में पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस आकर रुकी। इंटरसिटी एक्सप्रेस में कहीं भी किसी दो शहरों के बीच के इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक स्टार्टिंग स्टेशन है और एक लास्ट स्टेशन है या अंतिम स्टेशन है। स्टार्टिंग पर बिल्कुल खाली रहती है, भर जाती है, बीच में भी लोग आते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन अंतिम स्टेशन पर पूरी गाड़ी खाली हो जाती है। जैसा किसी भी ट्रेन में हो कि जो डेस्टिनेशन पर पहुंच गई तो खाली हो गई। बहरहाल वो इंटरसिटी एक्सप्रेस जब रात में पहुंची तो धीरे धीरे करके सभी यात्री उतर गए। आपने देखा होगा ट्रेन में यात्रा के समय कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, ये कुली लोग हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जिस किसी के पास एक दो बैग या अटैची होती है उससे पूछते जरूर हैं। कुछ ज़्यादा चटक होते हैं कि गाड़ी रुकने के पहले ही डिब्बे में चढ़ जाते हैं और भीतर एक नज़र से देख लेते हैं किन किन यात्रियों के पास ज़्यादा सामान है, और उन्हीं से, कभी जो बैग झुलाते हुए आते हैं उनसे कुछ नहीं कहते ये, लेकिन जिनके पास ज़्यादा सामान है उनसे ज़रूर पूछते हैं। जब पूरी गाड़ी खाली हो गई तो कुलियों की नज़र उस बक्से पर जरूर रही होगी। एक बक्सा था, बड़ा बक्सा था और करीब 3 फीट लंबा, 1.5 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा बॉक्स था जिसमें ताला लगा था। किसी न किसी कुली की नज़र होगी कि ये बक्से वाला आएगा तो इससे पूछेंगे तो मजबूरी में ये मुझे तय करेगा, फिर मैं इसको सिर पे ला दूंगा और फिर प्लेटफॉर्म के बाहर ले जाऊंगा। काफ़ी देर तक गाड़ी खड़ी रही, सारे यात्री उतर गए और बक्से के पास जब कोई नहीं आया तो बाहर निकलकर उसने कुलियों को आवाज़ दी कि साहब एक बक्सा यहाँ पड़ा हुआ है। फौरन कुली और जीआरपी के सिपाही ये बिल्कुल चोंच से चोंच मिलाकर काम करते हैं। कुली भीतर की खबर सिपाहियों को देता है और सिपाही कुलियों की देखभाल करते हैं। बहरहाल पास में खड़े या उस पर्टिकुलर ट्रेन को अटेंड करने वाले जीआरपी के सिपाहियों को इन कुलियों ने बताया कि साहब इंजन से तीसरे नंबर के डब्बे में एक बड़ा बक्सा जिसमें ताला बंद है, पिछले आधे घंटे से उसका कोई मालिक उस बक्से के पास नहीं पहुंचा है। जीआरपी के सिपाही भी गए, देखा, आवाज़ लगाई, पूरे डिब्बे में चहलकदमी की, कोई आदमी नहीं था और फिर उसको 2 सिपाहियों ने और कुलियों की मदद से बाहर निकालकर प्लेटफॉर्म पर रख दिया। थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे इसलिए छोड़ दिया, हो सकता है कोई जल्दी में चला गया हो। बाद में जैसे कभी कभी होता यूँ है कि 3, 4, 5 लोग एक साथ चले और उनमें से एक ने कहा कि बक्सा तुम ले आना, उसको लगा कि ये ले जाएंगे और इसी गलतफहमी में अटैची, बॉक्स या दूसरे सामान छूट जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। इसीलिए जीआरपी वाले चूंकि इससे हर दिन रूबरू होते हैं इस समस्या से, लिहाजा उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी देर रख दीजिए। जब भी कोई अपने घर पहुंचेगा, गिनती करेगा, बक्सा नहीं मिलेगा, भाग के आएगा और प्लेटफॉर्म पे रख दीजिए ताकि उसे गाड़ी के भीतर घूम के न देखना पड़े और हो सकता है 1 घंटे बाद ये गाड़ी प्लेटफॉर्म से चली भी जाए। बहरहाल उस बक्से को प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन 2 घंटे बाद भी उसका कोई पुरसा हाल नहीं आया। फिर सिपाहियों ने मिलकर उस ताले को तोड़ा। भीड़ लगी हुई थी, सब लोग आंखें गड़ा के देख रहे थे कि पता नहीं कौन सा सोना चांदी छोड़ के कोई चला गया है। और जैसे ही बक्सा खुला
भाग गए लोग। एक नव युवक की लाश जिसके गर्दन पर रस्सी बंधी हुई थी उस बक्से के अंदर पाई गई। उसको भी थोड़ी देर छोड़ा गया कि शायद आसपास से कहीं लाई गई हो तो लोग इसको पहचान लें, क्योंकि अज्ञात लाशों में सबसे बड़ा संकट पहचान का होता है। सबसे ज़्यादा परेशानी पहचान करने में होती है। पुलिस को सबसे ज़्यादा मेहनत उस अज्ञात डेड बॉडी की पहचान करने में लगी रहती है। बहरहाल 3-4 घंटे की इस कवायद के बाद बॉडी को जीआरपी ने उसका पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जांच में या पूछताछ में या लोगों से जानकारी में कोई सुराग नहीं मिला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हैं, व्हाट्सएप से लेके बाकी सब, देखिए सबका इलाका बटा होता है। कुछ रिपोर्टर्स अखबारों के, अधिकृत रिपोर्टर्स, कुछ टीवी चैनल्स के, और कुछ ये मुतफर्रिक वाले जो मोबाइल लिए घूमते रहते हैं, वो रेलवे की बीट ही देखते हैं और रेलवे की बीट में ही रहना पसंद करते हैं। उन्होंने भी अपना फ़ोटो खींची उसकी और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये सर्कुलेट होती रही। दिन भर के प्रयास के बाद भी उसे पहचाना नहीं गया। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि उम्र इसकी कम है और ऐसा लगता है आशनाई के चक्कर में इसकी जान गई है। गाड़ी चूंकि धनबाद से चलती है, ये हो सकता है कि धनबाद में ही किसी ने इस बक्से को लाद दिया हो और फिर वहाँ से अगले स्टेशन पर उतर कर भाग गया हो, बॉडी यहाँ तक पहुँच गई। बहरहाल पुलिस ने इसका एक हुलिया तैयार किया। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पुलिस पोस्टर लगाती है सभी सार्वजनिक स्थानों के सूचना पट पर। इस तरह के अगर अज्ञात लाश या अज्ञात चीज़ों के बारे में लिखा होता है कि जो कोई पहचाने या जिसका हो वो ले जाए। बहरहाल अब बारीकी से देखिएगा कि पुलिस ने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं कि किसी भी एक चीज़ के बारे में जानकारी होने पर इस अज्ञात व्यक्ति की पहचान हो सकती है। लिखा गया उस पोस्टर में कि उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष, रंग सांवला, दाढ़ी, काले बाल, आगे के बाल बड़े और पीछे के बाल छोटे कटे हुए, कद करीब 5 फीट 5 इंच, पतली काठी, काली जीन्स पैंट, मतलब जीन्स की पैंट काले रंग की, नीले रंग की छींटदार शर्ट और पीले रंग का जैकेट। आगे उस जो सार्वजनिक सूचना पुलिस ने छपवा के चिपकाई थी उसमें ये भी लिखा हुआ था कि युवक ने ग्रे और काले कलर की चेकदार मफलर और ब्राउन रंग की बेल्ट पहनी हुई है। इसके बाद भी लिखा कि जीन्स पैंट के अंदर काले रंग का ट्राउजर जैसा हाफ पैंट होता है वो भी पहने हुए है। आगे और लिखा आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कमर में काले रंग का कमरबंद, डोरा जिसे कहते हैं, दाहिने हाथ में स्टील का कड़ा तथा लाल सूत का धागा, पतली मूछें, गले में 2-3 फेरे रस्सी लिपटी हुई। यानी अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त के लिए अगर इनमें से 2-3 चीज़ों के बारे में किसी को जानकारी हो तो वो उसको पहचान लेगा। कद से, काठी से, बाल से, मूंछों से। बड़ा स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन जीआरपी ने अपने पोस्टर में लिखा और कमोबेश यही डिस्क्रिप्शन सभी अज्ञात शब्द या अज्ञात चीज़ों के लिए लिखा जाता है। पुलिस भी लिखती है, लेकिन जीआरपी ने इस बार बहुत ही पर्टिकुलर ये नोटिस दी थी ताकि पहचानने में दिक्कत न हो। बहरहाल पहचान नहीं हो पाई अगले 24 घंटों तक। फिर हुआ ये कि 13 फरवरी को
एक लोकल थाने में, बिहार के एक लोकल थाने में एक कंप्लेंट भी दर्ज की गई और उसमें ये बताया गया कि शेखपुरा जिले के कमालपुर का रहने वाला एक व्यक्ति जो कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था और जिसका हुलिया ये है, जैसे पतली कद काठी, पतली मूछें, उम्र 22 साल, क्योंकि जिसके घर का आदमी है वो तो उम्र एग्जैक्ट लिखाएगा, वो अंदाज से 20 से 25 के बीच नहीं लिखाएगा। बहरहाल जो कुछ भी उस लाश के डिस्क्रिप्शन में था, आधी से ज़्यादा चीज़ें घर वालों ने लिखा दी। और फिर इस बीच में इसकी फ़ोटो धनबाद से लेकर पटना तक के सारे स्टेशन मास्टर्स, जीआरपी के सभी थाने चौकी और जीआरपी के सभी एसओस को भेज दी गई थी कि कहीं पर कोई मिसिंग या गुमशुदगी लिखी हुई हो तो उसकी इत्तला पटना को की जाए। जब ये शेखपुरा ज़िले के कमालपुर के आदमियों ने, कमालपुर में लोगों ने कमालपुर के उस थाने पर यह सूचना दी, तो ये भी धीरे धीरे वायरलेस के जरिए प्रसारित की जाने लगी और तब ये कनेक्ट हो पाया कि इस तरह की एक लाश पटना में बक्से में मिली थी जिसमें ताला बंद हुआ था और इस संबंध में वहाँ पर मुकदमा भी लिखा गया है, FIR नंबर 86/23। ये बात कमलापुर में परिवार वालों को बताई गई। वो फौरन भागकर पटना जंक्शन आ गए, जीआरपी से संपर्क किया। पोस्टमार्टम हो चुका था, कपड़े सब निकालकर पोस्टमार्टम हाउस से एक बंडल में बनाकर जीआरपी थाने को भेज दिए गए थे। सारे कपड़े निकाले गए। घर वालों ने देखते ही बिना किसी डाउट के पहचान लिया कि ये उनके घर के जगत नाम के व्यक्ति की है जिसकी उम्र 22 साल है। पुलिस ने जगत का मोबाइल नंबर उनके परिवार वालों से लिया। जगत के मोबाइल नंबर की CDR फौरन निकाली गई। किस किस से बहुत ज़्यादा बात हुई है और किस से कब बात हुई है, इसकी जानकारी होने पर एक नंबर से कलकत्ता से जब इसकी लोकेशन यहाँ के लिए हुई है, शेखपुरा ज़िले के लिए चली है, तब उस नंबर से बातचीत हुई है। उस नंबर ने इसको फ़ोन किया, उसके बाद ही ये मूवमेंट में आ गया। फिर ट्रेन के ट्रैक की सेलाइडी मिलती चली गई और शेखपुरा पर जाकर ये ख़त्म हुई, जबकि बॉडी इसकी पटना जंक्शन पर मिली। पुलिस ने फौरन दिमाग लगाया कि इसका संबंध कहीं न कहीं शेखपुरा ज़िले के कमलापुर से रिलेटेड है, कमलापुर के आसपास है। बहरहाल उस अंतिम फ़ोन के बारे में पुलिस ने जब जानकारी की तो वो एक महिला निशा का निकला। पुलिस उसके घर पहुंच गई और ये पता लगा कि निशा के पति विक्की और जगत दोनों लंगोटिया यार हैं। कक्षा 7 के बाद से ये एक साथ दिल्ली में पढ़े और दोनों ही दिल्ली में काम करने लगे। फौरन निशा और उसके पति विक्की को थाने पर लाया गया। पूछताछ शुरू हुई। ये पूछा गया कि ये फ़ोन तुमने कितने बजे उसको किया और क्यों किया। और ऐसे में दोनों की लोकेशन विक्की और निशा की उनके घर पर ही थी, कहीं और नहीं थी। बहुत ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर पाए पुलिस के सांस्कृतिक कार्यक्रम को और थोड़ी देर में ही टूट गए। फिर ये बताया कि अभी कुछ दिन पहले हमारी दूसरी शादी हुई है। विक्की ने बताया उसकी पत्नी का नाम निशा है और उसने ये भी बताया कि शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक
चल रहा था, तभी किसी ने गांव से, और खासकर मेरे घर के पड़ोसी ने ये बताया कि तुम्हारा दोस्त जगत 4 फरवरी को दिन में 11 बजे आया और रात में 12 बजे घर से निकला। कुछ शंका हो रही है, तुम अपनी पत्नी से पूछो कि तुम्हें जानकारी है। उसने कहा नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है। बोले तुम्हारा लंगोटिया यार है, ये हम लोग जानते हैं, और तुम्हें जानकारी नहीं है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अपनी पत्नी को फ़ोन करके पूछो कि वो क्या करने दिन में 11 बजे से रात में 12 बजे तक तुम्हारे घर पर रहा है। कान खड़े हो गए विक्की के। वो फौरन भाग कर घर आ गया। घर आते ही पहले उसने सामान्य सी बातचीत की, रात में फिर बात को छेड़ा कि जगत आया था। निशा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, कोई नहीं आया था। फिर उसने कौन सा कपड़ा पहने हुए था, कितने बजे आया, किस गाड़ी से आया और कब निकला, जब ये 3-4 चीज़ें बताईं, निशा को अंदाज लग गया कि इसको सही जानकारी है। लिहाजा उसने फौरन मान लिया कि हाँ आया था। फिर चारों तरफ से घेरना शुरू किया विक्की ने, तो उसने बताया कि हाँ हमारे संबंध हैं। संबंध कैसे हुए ये भी बताने पर ये बताया कि एक दिन जगत ने विक्की से बात करने के लिए उसके फ़ोन पर रिंग की, लेकिन वो कहीं मोबाइल फ़ोन छोड़कर बाहर सामान लेने गया था। बातचीत उसकी निशा से हो गई। बस यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर दोनों के संबंध बनते चले गए। 4 फरवरी की ये बात जब उसको पता लगी तो वो बहुत ज़्यादा कुछ उसने बहुत नहीं किया। उसने निशा के सामने 2 ऑप्शन रखे। पहला कि अगर तुम्हें जगत के साथ या तुमको जगत अच्छा लगता है तो तुम उसके साथ रहो, अभी मेरा घर खाली कर दो, सामान लो और जगत के पास चली जाओ। तुम चाहो तो जगत से फ़ोन करके इस बारे में पूछ भी लो कि क्या वो तुमको रखेगा। अगर यह ऑप्शन तुम्हें मंजूर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है कि हम अब जगत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जगत ने मेरे साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, दोस्ती में पीठ पर छुरा मारा है। हम उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसकी हत्या में तुम्हें मेरा सहयोग करना होगा। निशा फौरन दूसरे ऑप्शन पर मान गई। उसने कहा देखो वो हमें रख नहीं सकता और हमें वहाँ हम मतलब उतना सुखी नहीं रह सकते जितना तुम्हारे घर में हैं, और हम 2 साल से यहाँ सेटल हो गए हैं, हम किसी के यहाँ नहीं जाना चाहते। गलती हो गई, माफ़ कर दो, तुम जो कहोगे हम तुम्हारे साथ हैं। बात तय हो गई। उसने कहा ठीक है, तुम मदद इतनी करो कि तुम फ़ोन करके उसे बुला लो और भागता हुआ चला आएगा। उसे बातों बातों में उलझाओ, हम उसकी हत्या कर देंगे। निशा फौरन मान गई। निशा ने फ़ोन किया जगत को। वो कलकत्ता में था, निशा यहाँ खानपुरा में थी। फ़ोन किया कि तुम अगर आ सकते हो तो आज चले आओ। उसने छूटते ही पूछा विक्की कहाँ है। उसने कहा विक्की तो वहीं कलकत्ता में ही है, विक्की कहाँ यहाँ है। और उसने अपना सारा काम धाम छोड़कर जगत फौरन हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा। पहली फुर्सत की पहली ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के जनरल डिब्बे में बैठ गया और गिरते पड़ते वो पहुंच गया उसके घर, निशा के घर पहुंच गया। एक काम किया था उसने कि जब वो जनरल बोगी में बैठा था तो उसने अपने घर को खबर कर दी थी कि मैं फला ट्रेन पे बैठा हूँ, बीच में मुझे कुछ काम है, लेकिन 12-13 तक दिन या रात में मैं घर पहुंच जाऊंगा। घर वालों ने समझा कि बहुत अच्छी बात है, इधर काफ़ी दिनों से आए नहीं हैं। कलकत्ता से आने वाले लोगों का लोग इस मामले में इंतज़ार करते हैं कि आएंगे तो कुछ कपड़े लाएंगे, चश्मा लाएंगे, बेल्ट लाएंगे, जूता लाएंगे। घर के जो छोटे बच्चे हैं वो और खुश होते हैं
कि परदेश से कोई आता है तो उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आता है, लिहाजा वो 12 को वेट कर रहे थे। ये सीधे उसके यहाँ पहुँच गया, दरवाज़ा खुला हुआ था, दाखिल हो गया और वो भी सजी धजी खड़ी हुई थी निशा। उन्होंने बातों में उसको अपने आप को भरमाना शुरू किया, जगत को भरमाना शुरू किया। ये सब काम उसने विक्की के निर्देश पर किए कि उसे शक नहीं होना चाहिए। तुम जैसे भी उसके सामने जाती थी, अच्छे कपड़े पहन के या मेकअप करके, ठीक वैसे ही करना, उसे शक नहीं होना चाहिए, वो यहाँ से जाना नहीं चाहिए। और ऐसा ही हुआ। उसको रिसीव किया, उसे कमरे में ले गई, चाय पिलाई और फिर प्रेमालाप जैसी जो बातें होती हैं वो शुरू हो गईं। जब उसे लगा कि अब ये एकदम हमारे कब्जे में है, उसने इशारा किया। छत पर विक्की तैयार बैठा हुआ था। वो कमरे में दाखिल हुआ, हाथ में रस्सी लेकर आया था। उसने इसके पहले कि जगत कुछ समझ पाता, उसके गर्दन में वो रस्सी लगाकर और पति पत्नी दोनों ने इतनी देर तक उसे कसा जब तक कि उसकी जान न निकल जाए। मारने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए फौरन विक्की बाजार से एक बड़ा बैग, जो सबसे बड़ा बैग उपलब्ध था बाजार में, वो ले आया। जगत की लाश को कई जगह से बांधने के बाद भी बैग उसके लिए छोटा पड़ने लगा। बड़ी मुश्किल हो गई, पसीने छूट गए कि बैग लाने पर भी ये इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्या किया जाए। फिर वो घर के भीतर गया, अपने माँ के पुराने बक्से जिसमें माँ का सामान पड़ा हुआ था, चाबी हासिल करके, चाबी खोल के माँ का सामान सब एक जगह रख दिया और उसे ले आया। उसमें आराम से जगत का शव आ गया। ताला बंद किया और उसकी ले जाने की फिराक में पहले उठाकर देखा तो लगा कि ये बहुत भारी हो गया है, लिहाजा उसने अपने दोस्त बिट्टू को बुलाया और बिट्टू से कहा कि पहले हम लोग प्लान बताया कि हम लोग इसको यहाँ से ले चलेंगे लखीसराय स्टेशन, जो इसके घर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, कि लखीसराय ले चलेंगे और विक्रमशिला एक्सप्रेस का टाइम हो जाएगा, विक्रमशिला में इसको रख देंगे और वो फाइनली जब दिल्ली जाकर खड़ी होगी तब इस बक्से का पता लगेगा, तब ये खोला जाएगा और दिल्ली में यहाँ के आदमी की पहचान नहीं हो सकती। आज भी दिल्ली में ट्रेनों में मिली हुई अज्ञात लाशों में 50% से ज़्यादा की पहचान नहीं हो पाई पिछले 10 सालों में। इसलिए दिमाग उसने पूरा लगाया। फिर उसके दोस्त बिट्टू ने कहा कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इनसे कैसे बचोगे। उसने कहा अभी इसका भी तरीका बताता हूँ। सीधे कंट्रोल रूम में पहुंचा जहां पर सीसीटीवी के फीड्स फुटेज इकट्ठा होते हैं। भीतर घुसने के रास्ते से और स्टेशन तक प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए उसने एक बहाना बनाया। उसने कहा कि भैया मेरा बैग यहीं रखा हुआ था, पता नहीं कौन लेकर चला गया। वहाँ वाले कैमरे में देखिए कुछ दिखाई देता है। सीसीटीवी फीड रीड करने वाला जो वहाँ पर सिपाही बैठा था, उसने कहा देख नहीं रहे हो, 54 में से सिर्फ 8 काम कर रहे हैं, बाकी सीसीटीवी सब खराब हो गए हैं, कोई ठीक कराने वाला नहीं है। उसने कहा साहब बाकी से मतलब नहीं है, यहाँ और यहाँ इन 3 जगह पे देख लीजिए, अगर यहाँ पर कोई ले गया होगा तो हम उसे पहचान लेंगे। उसने फौरन एक नज़र स्क्रीन पर डालकर ये बताया कि ये चारों कैमरे खराब हैं। काम बन गया विक्की का। फौरन घर पहुंचा और बिट्टू से बताया कि हम आराम से वहाँ से लेकर निकलेंगे, प्लेटफॉर्म पर छोड़ देंगे, कोई भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। दोनों ने ऐसा ही किया। सिर पर उस बक्से को रखा, वहाँ पर पहुँचा, लेकिन विक्रमशिला की जगह पहले ये इंटरसिटी आ गई, धनबाद पटना इंटरसिटी पैसेंजर गाड़ी।
चूंकि वही होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसकी समझ में आया कि विक्रमशिला आ गई है और आनन फानन में जहाँ पर ये बॉक्स उन्होंने रखा था वहीं पर इंजन से तीसरा डिब्बा था और दोनों ने मिलाकर उसे बीच में पहले या दूसरे कूपे में ले जाकर भिड़ा दिया, उसे वहाँ रख दिया और मौका देखकर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो आए थे, जहाँ के सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे थे, उसी रास्ते से भाग खड़े हुए। पूरी बात जब बताई गई तो सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ये रास्ते में जो 2-3 सीसीटीवी लगे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। विक्की की बात एकदम सही निकली। एसपी जीआरपी ने एक टीम बनाई कि आखिर इनकी बातों का यकीन कैसे किया जाए। हमें मुकदमे को चलाने के लिए या ट्रायल के लिए एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा मुख्यालय, जो डीएसपी मुख्यालय थे सुशांत कुमार चंचल, दानापुर के डीएसपी प्रशांत कुमार और पटना जंक्शन रेल के थानेदार रंजीत कुमार सिंह की एक स्पेशल टीम बनाई गई। इन सब ने प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी बताई गई तारीख और समय पर छान लिए, लेकिन कहीं भी ये दोनों मैं बक्से के रिकॉर्ड नहीं हुए। फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि आए तो बाहर से होंगे, तो स्टेशन के बाहर की सीसीटीवी चेक किए जाएं। इसमें पुलिस को सफलता मिल गई। स्टेशन के बाहर एक दवा की दुकान में लगी हुई सीसीटीवी में विक्की अपने सिर पर बक्से को लादे हुए और साथ साथ उसका दोस्त चल रहा था, इन दोनों की फुटेज मिल गई लखीसराय रेलवे स्टेशन के बाहर। और इसके बाद कई एक सीसीटीवी फुटेज बाहर से, यानी सिटी के भीतर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के इनके मिल गए। बाकी सब कनेक्शन कड़ियों से कड़ी को जोड़कर पूरी स्टोरी जितनी उसने बनाई थी वो सही साबित हुई। तीनों को गिरफ्तार करके और तीनों को जेल भेज दिया गया। निशा कुमारी, उसका पति विक्की कुमार और ट्रेन में शव को बक्से में रखने वाला दोस्त बिट्टू, ये सभी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। आज की घटना में फिर इश्क विश्क के चक्कर में एक 22 साल के नवयुवक ने अपने जान से हाथ धो बैठा। वो विक्की ने दूसरी शादी की निशा से 2-2.5 साल पहले। पहली का क्या हुआ ये तो मुझे केस डायरी से या इसके डिटेल जहाँ जहाँ उपलब्ध थे ये नहीं पता लग पाया कि विक्की की पहली बीवी का क्या हुआ था। वो कहीं चली गई थी या उसकी मृत्यु हो गई थी, तलाक हो गया था, इसके बारे में नहीं पता। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसे केसेस में मुझे जो अंदाज़ लग रहा है वो ये है कि इसकी पहली पत्नी भी किसी के साथ चली गई होगी। तभी विक्की बहुत सतर्क था और जब वो शादी के बाद पहली बार कलकत्ता अपने काम पे जा रहा था तो उसने अड़ोसियों पड़ोसियों को सेट कर दिया। मुखबिर जैसे होते हैं उस तरह से अपनी एक्टिविटी के लिए, मुखबिरी के लिए उनको सेट कर दिया, बाकायदा उनको कॉन्फिडेंस में लेकर। और जब वो कलकत्ता से आता था तो उनके लिए कोई न कोई सामान, जैसे सामान्य रूप से कलकत्ता से आने वाले वो सस्ते कपड़े, ट्रैक सूट बहुत लोग ले आते हैं बांटने के लिए, सस्ते मिलते हैं इसलिए ट्रैक सूट और चश्मा, जूता सस्ता वाला, जूते वहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं और पटरी पर यानी फुटपाथ पर बिकने वाले जूते तो बहुत ही सस्ते मिलते हैं, तो वो देने लेने के काम आते हैं। बहरहाल वो उन लोगों को ला के दिया करता था, वो भी प्रसन्न रहा करते थे। और जब वो अपने काम पर जाता था
तो दिन में एक आध बार इन लोगों से हाल चाल ले लिया करता था। इन्हीं उसके कॉन्फिडेंस में जो मुखबिरी के लिए उसने सेट कर रखे थे लोग अड़ोसी पड़ोसी, उन्हीं में से एक ने इसको एक दिन बताया कि 2 फरवरी को तुम्हारे घर में 11 बजे तुम्हारा दोस्त आया था दिन में, और गया वो रात के 12 बजे। ये कपड़ा पहने था, ऐसा जूता पहने हुआ था, इस वाहन से आया था, और कुछ शंका सी लग रही है इतने लंबे समय के लिए वो क्यों तुम्हारे घर में रुका था, तुम्हारी जानकारी में है कि नहीं। विक्की ने बताया कि नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा तुम पूछना अपनी पत्नी से क्यों आया था, अगर वो मना करती है तो उसको सारी डिटेल बताना, किधर से आया था, कितने बज के कितने मिनट पे आया था, कितने बजे बाहर निकला, कौन सी शर्ट पहने था, कौन सी पैंट पहने था। और बात यही हुई। विक्की के ये सारी बात सुनते ही कान खड़े हो गए। वो बजाय पूछने के सीधे अपने घर पहुंचा, और थोड़ी देर में माहौल को सामान्य करने के बाद उसने जगत के घर में आमद के बारे में निशा से पूछा। सुनते ही वो हड़बड़ा गई और ये कहा कि नहीं, किसी ने गलत बताया है, कोई नहीं आया था। तब उसे एग्जैक्ट टाइम और कपड़ों के बारे में बताया गया। जैसे ही इतनी डिटेल में बात बताई गई, निशा को लगा कि इसे पता है। वो फौरन मान गई कि हाँ वो आया था। फिर बातों में घेरने में विक्की ने उससे ये कबूल करा लिया कि उन दोनों के संबंध हैं। विक्की ने अब बिना अपना टेम्पर लूज़ किए उसके सामने 2 ऑप्शन रखे कि चलो, जब तुमने मान ही लिया कि तुम्हारे उसके संबंध हैं तो तुम चाहो तो उसी के साथ रहो, मेरा घर फौरन खाली कर दो, और अगर मेरे घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें दूसरे ऑप्शन पर विचार करना होगा कि मैं उसे मारूंगा ज़रूर, तुमको उसमें मदद करनी पड़ेगी। और निशा फौरन दूसरे ऑप्शन पर राजी हो गई। उसने पूछा कैसे तुम्हारी मदद करनी है। उसने कहा उसे फ़ोन करके मैं बताऊंगा किस दिन, उस दिन उसे फ़ोन करके बुला लो और ये बता दो कि विक्की घर पर नहीं है, वो कलकत्ता में ही है, और अगर तुम्हारी बात सही है तो वो भाग कर आ जाएगा। बस मुझे यही देखना है, उसके बाद बाकी सब मैं करूँगा। निशा ने वही किया। विक्की उस ट्रैप में फंस गया और जान से गया। जगत से यही गलती हुई। अगर उसने ये कहा था कि विक्की कलकत्ता में ही है, तो जगत को पता था कि वो कहाँ काम करता है, कहाँ किस कमरे में रहता है, कितने लोग साथ रहते हैं, सबके नंबर एक दूसरे के पास रहते हैं। उसे फ़ोन करके अगर विक्की से पूछता तो नेचुरली जब विक्की ने ही बुलवाया था उसको फ़ोन करके, तो वो कोई ना कोई बहाना बताता कि नहीं मैं इतनी दूर पे हूँ, 100 किलोमीटर पे हूँ, 200 किलोमीटर पे हूँ। और बजाय इसके कि उससे सीधे पूछते, उसके दोस्तों से अगर पूछ लेते तो समझ में आ जाता कि ये जो बुलावा आया है ये छलावा आया है, ये ट्रैप है और फंसेंगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बिना किसी से बात किए हुए, बिना इसको कंफर्म किए हुए, वो जैसे उसको लार टपक रही थी, सीधे स्टेशन भागा और पहली फुर्सत में जो ट्रेन मिली उसके जनरल कंपार्टमेंट में घुस गया। वो एकदम जैसे वो कहते हैं ना बेचैन था कि बस बुलाया है उसने तो पहुंचना ही है। बस एक अच्छा काम किया था उसने कि ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में एंट्री करते समय ही उसने अपने घर फ़ोन कर दिया था कि मैं फ़लाँ ट्रेन पे बैठ गया हूँ और मुझे फ़लाँ जगह पे, दूसरी जगह का नाम बताया, वहाँ काम है, लेकिन फिर भी मैं 12 की रात या 13 को मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। वो जानता था कि 2-4 घंटे निशा के पास रुकने के बाद उसे घर ही जाना है, इसलिए 3-4 घंटे के अंतराल की बात कह के उसने घर वालों को खबर कर दी थी। अगर वो घर वालों को न बताता तो लाश का पता कई दिनों तक नहीं चलता और हो सकता है कभी भी न चलता कि लाश किसकी है, कहाँ से आई है और किस हालत में है। इसलिए किस्सा गोई परिवार वालों को ये सलाह है
मतलब हमारे परिवार में इस तरह का कोई नहीं है किस्सा, कोई परिवार में, लेकिन फिर भी अगर उनकी जानकारी में है, या जो लोग बाहर वैसे ही सुन रहे हैं बिना जिनकी जानकारी परिवार को नहीं है, कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी गलत काम के लिए भी जा रहे हैं, घर वालों की चोरी से कहीं जा रहे हैं, पर घर वालों को बता जरूर दीजिए। रीज़न तो आप कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि घर वालों की चोरी से आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर बता दें कि हाँ, मैं फ़लाँ ट्रेन में बैठा हूँ और फ़लाँ जगह उतर जाऊँगा, 3 दिन का हमारा काम फ़लाँ जगह है, उसके बाद में समय मिला तो घर भी आऊँगा, ताकि आपको लोग ढूंढें नहीं, और अगर कोई हादसा हो जाए तो आप जिस ट्रेन में बैठे थे ढूंढने की शुरुआत वहाँ से कर सकें। इसलिए आप जब भी इस तरह के उल्टे सीधे कामों के लिए कहीं किसी के बुलावे पे जा रहे हैं या अपने मन से जा रहे हैं, तो घर वालों को ज़रूर बता दें, ताकि किसी हादसे के बाद घर वालों को परेशान न होना पड़े। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।